जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिफेंस बूस्टर सीरीज फॉर इंडियन सीडीएस एग्जामिनेशन। और करंट अफेयर्स के साथ हम लोगों ने एक नया पार्ट शुरू किया था। लास्ट लेक्चर में आपको जो वीडियो मिला होगा उसमें आपको दिख गया होगा हम लोग करंट अफेयर्स के साथ ही उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बड़े इजी मोड में, सो दैट वी कैन एक्सेलरेट आवरसेल्व्स, राइट, कि हम कम से कम एटलीस्ट वी कैन go through a path so that we can know that what kind of questions can be oriented from our topics, right? तो वो डेली टू डेली हम लोग बेसिस पर अब लेकर आएंगे, जिसमें हम आपके करंट अफेयर्स के भी पार्ट को जो क्वेश्चंस वाला सेक्शन है उसके साथ आपके सामने पेश करेंगे, राइट? चलिए, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब ना किया हो कृपया करके उससे जुड़ जाएं, क्योंकि इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको वहां पर मिल रहे हैं, सो दैट आपका रिवीजन मटेरियल तैयार होगा और क्वेश्चंस जो है उनके साथ उनके डिटेल सॉल्यूशंस भी इस वाले पार्ट के पीडीएफ में कन्वर्ट होकर के वो आपके पास आ जाएंगे। और भी डिफरेंट स्टडी मटेरियल जो मैं ऐसा मानता हूं कि आपके एग्जाम के टाइम पर आपके काम आएगा, उसे आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो स्टडी मटेरियल भी आपको उस टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी की चीजों के लिए तो आप इस वीडियो के थ्रू कमेंट्स में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या कि फिर हमें डायरेक्टली फोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो चैनल से अभी तक नहीं जुड़े वो जुड़ जाइए, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट, ताकि डेली के डेली आपकी प्रैक्टिस होती रहे। चलिए, बिना देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक आज का है दैट इज फिंके रिवर, जो आपको मेरे पीछे बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। फिंके रिवर क्यों करंट अफेयर में आया है, उसका कारण है हालिया तौर पर जियोलॉजिकल एविडेंसेस के थ्रू जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस बात को एक्यूरेसी के साथ डिक्लेयर किया है कि दुनिया की सबसे पुरानी नदी सरस्वती जो भारत में है उसे नहीं माना जा सकता, डेन्यूब जो यूरोप में है उसे नहीं माना जा सकता, नाइल जो अफ्रीका में है उसे नहीं माना जा सकता, या कि फिर अमेज़न जो साउथ अमेरिका में है उसे भी नहीं माना जा सकता। तो जियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें यह बताते हैं कि अगर दुनिया की सबसे पुरानी नदी का स्टेटस किसी को देना है, द ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द वर्ल्ड, अगर किसी को स्टेटस देना है तो वो स्टेटस हम फिंके रिवर को देंगे, जो ऑस्ट्रेलिया में मैकडॉनल्ड के रेंजेस से निकलती है। फिंके रिवर के बारे में आज की इस वीडियो में थोड़ा बहुत जानते हैं, ये क्या है, क्योंकि दैट विल बी अ ग्रेट टॉपिक फॉर योर करंट अफेयर्स, स्पेशली फ्रॉम दी करंट सेक्शन ऑफ ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी का डायनेमिक पार्ट होगा उससे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट? सो टॉपिक का नाम है फिंके रिवर। कहता है दैट फिंके रिवर जो है वो दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट यूनिक रिवर मानी जा रही है। ये ऑस्ट्रेलिया की नॉर्दर्न टेरिटरी में लोकेटेड है, यानी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में फ्लो करती है। और जियोलॉजिकल एविडेंसेस ये बताते हैं, वो बिलीव करते हैं कि लगभग 300 से 400 मिलियन ईयर्स अगो, 300 से 400 मिलियन ईयर्स अगो, आप समझ रहे हो, मतलब तकरीबन 30 से 40 करोड़ साल पहले। इसको अगर आप ठीक से समझो तो 30 से 40 करोड़ साल पहले, है ना, क्योंकि 3 मिलियन तो कितने हो गए, 30 लाख हो गए, है ना, एक जीरो और जोड़ दो 3 करोड़, और एक जीरो और जोड़ दो 30 करोड़, है ना। खैर, इसका ओरिजिनेशन कहां आता है? मैकडॉनल्ड रेंज से आता है। ऑस्ट्रेलिया में जो मैकडॉनल्ड रेंज है उससे आता है, और ये सेंट्रल एशिया में आता है, एंड और ये नॉर्थ की ओर सिम्पसन डेजर्ट जो है, सिम्पसन डेजर्ट में जाकर के ये खत्म हो जाती है। तो ओरिजिन पॉइंट क्या है? मैकडॉनल्ड रेंज है, या मैकडॉनल्ड की जो हिल्स हैं वो है, और जो इसका एंडिंग पॉइंट है वो सिम्पसन डेजर्ट है, एक मरुस्थल है, सिम्पसन मरुस्थल। इट्स टोटल लेंथ अगर आप देखोगे इस नदी की तो ये 600 से 750 किलोमीटर तक आती है, मतलब 600 से 750 किलोमीटर तक। और ये जो फिंके रिवर है इसे ऑस्ट्रेलिया के इस रीजन में रहने वाली जो लोकल ट्राइब है, इंडिजीनियस, जिसे हम आरेंटे ट्राइब के नाम से जानते हैं, आरेंटे ट्राइब जो है या आरेंटे जनजातीय लोग जो हैं वो इसे लारा पिंटा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लारा पिंटा। इस बात को ध्यान रखना, किस नाम से? लारा पिंटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा, ये सीजनल रिवर है भैया, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा जो यहां पर नहीं लिखा, मैं अलग से लिख रहा हूं। सीजनल रिवर है, मौसमी नदी है। मौसमी, सीजनल का मतलब क्या होता है तो सुन लो। सीजनल रिवर का मतलब होता है कि ये साल भर नहीं बहती। कुछ नदियां 12 मासी होती हैं जो साल भर बहने वाली रिवर्स होती हैं, एनुअल रिवर सिस्टम्स बोला जाता है, जिनमें साल भर पानी होता है। जैसे मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी है, जैसे भारत में बहने वाली गंगा नदी है, ये 12 मासी नदियां हैं, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ा वाटरशेड ओरिजिन होता है। जैसे गंगा के पास एक बड़ा ओरिजिन है हिमालयाज, और जैसे नर्मदा के पास एक बड़ा ओरिजिन है अमरकंटक। तो इनके पास क्या है? एक अच्छा खासा वाटरशेड ओरिजिन होता है, जिसकी वजह से साल भर इन्हें पानी का सोर्स मिलता रहता है। कुछ नदियां पानी के सोर्स इतना मजबूत या स्ट्रॉन्ग वाटर ओरिजिन सोर्स नहीं होता, जिसकी वजह से दीज रिवर्स आर नॉट फ्लोइंग होल द ईयर पैरेलली और इन द सेम स्टेटस, एक ही स्तर पर वो नहीं बह पाती हैं।
दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सीजनल रिवर्स, की जब बारिश आती है, मानसून का सीजन आता है। ऑस्ट्रेलिया इज अ कंट्री दैट रिसीव्स सम काइंड ऑफ मानसून लाइक इंडिया, कारण क्योंकि वो ट्रॉपिकल जोन में आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आने वाला एक देश या कॉन्टिनेंट है ओशिनिया पूरा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है। तो दैट्स व्हाई हम इसे सीजनल रिवर कहेंगे। ये 12 नहीं है, ये एवरग्रीन नदी नहीं है, ये एक मौसमी नदी है जो बारिश के मौसम में अधिक पानी के वजह से फ्लो करती है, राइट। तो इतना ज्यादा बड़ा इसका डेल्टा नहीं है जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे। हालांकि इमेज मेरी एआई जनरेटेड होती है तो एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया देने के लिए मैं जनरेट करा लेता हूं। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना, सोचता हूं थोड़ा बहुत अपन भी एआई का यूज कर लिया करें। चलिए आगे, पोंडुरू खादी दैट इज इंपॉर्टेंट। पोंडुरू खादी ये भारत में बनाई जाने वाली आज भी ऐसी खादी है जिसमें किसी भी प्रकार की मशीन का यूज नहीं किया जा रहा। ये खादी आज भी पूरी तरह से हाथों से काटी जाती है, और इसका जो कपास यानी रुई यानी कि जो कॉटन है उसको भी हाथों से ही निकाला जाता है और हाथों से ही उसकी सफाई भी की जाती है। इसमें किसी भी मॉडर्न मशीनरी का यूज नहीं होता। यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस या आइडेंटिफिकेशन इस खादी का है। यह खादी आंध्र प्रदेश में पैदा की जाती है या बनाई जाती है। इसका नाम पोंडुरू खादी है। यह पोंडुरू नाम के एक विलेज में बनाई जाती है। कहां बनाई जाती है? पोंडुरू नाम के एक विलेज में बनाई जाती है, और यह पोंडुरू नाम का विलेज आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहां आता है? श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आता है। आंध्र प्रदेश का ये जो क्षेत्र है, ये जो विलेज है, इसे सेंटर ऑफ खादी, खादी का केंद्र कहा जाता है। भैया आंध्र प्रदेश के लिए ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए खादी कैपिटल के नाम से जानी जाती है। और सवाल ये है कि सर पोंडुरू खादी को आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो? तो उसका जवाब है इसीलिए पढ़ा रहा हूं भैया क्योंकि रिसेंटली इस पोंडुरू खादी को जीआई टैग मिला है। रिसेंट इनिशियल वीडियोस में इस वाले सेशन के या इस साल के हमने जो शुरू किए थे उनमें मैंने जीआई टैग के बारे में आपको बताया था। दैट स्टैंड्स फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। किसी भी एक प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन देने के लिए इस टैग की शुरुआत की गई थी। सबसे पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी उसकी पहचान जो भारत में किसी भी प्रोडक्ट या उत्पाद को मिली है वो दार्जिलिंग की चाय है। द टी ऑफ दार्जिलिंग सबसे बेहतरीन चाय है, सभी लोग जानते हैं। दार्जिलिंग की चाय को कौन नहीं जानता होगा। लेकिन आज आप पोंडुरू की खादी को जान रहे हैं तो इसको जानने में ज्यादा ध्यान लगाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस पोंडुरू खादी का एक और जो आपको दिखाई देता है वो इंपॉर्टेंस ये है भैया कि पोंडुरू खादी जो है वो एक वलुगा नाम की मछली होती है। कौन सी मछली? वलुगा नाम की एक मछली होती है। उसका जो जौ होता है ना, जौ, उस जौ का इस्तेमाल किया जाता है इस खादी, जिस कपास जिस सूत से इस खादी को बनाया जाता है उसे साफ करने में। मशीनरी का यूज नहीं। वलुगा नाम की मछली, ये बहुत पुरानी पद्धति है, सैकड़ों साल पुरानी मेथड है, एंशिएंट मेथड है जो कपास को साफ करने के लिए बहुत पहले लोग यूज किया करते थे। आज भी यहां पोंडुरू नाम के विलेज में जितने भी खादी काटने वाले जो श्रमिक हैं, जो लेबर्स रहते हैं, वो आज भी आर्टिसन सारे के सारे इस वलुगा नाम की मछली के जौ का ही यूज करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट ड्राइड जॉ यानी टीथ जो होते हैं किसके? वलुगा फिश आर यूज फॉर क्लीनिंग एंड स्ट्रेटनिंग द कॉटन फाइबर्स, ताकि इस खादी को काटा जा सके, राइट। जीआई टैग मिला है। पोंडुरू की खादी है, आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट के पोंडुरू विलेज में पैदा की जाती है। मोस्ट एंशिएंट है, पूरी तरीके से हाथ से काती और बुनी जाती है, और वलुगा नाम की मछली से इसके कपास की सफाई होती है, तो वो भी हाथ से होता है। 100% वर्क हैंडीक्राफ्ट है। नेक्स्ट टॉपिक है शाया मोहसिन जिंदानी। शाया मोहसिन जिंदानी अरब में ईस्टर्न साइड भारत से सी बॉर्डर को जोड़ने वाला एक देश आता है जिसका नाम है यमन। ईस्टर्न साइड दो ही देश है, यमन और ओमान। यमन स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले 2 साल से ही कंटिन्यूअसली करंट में चल रहा है। तब से चल रहा है जब से अमेरिका और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा तेज हो गया, अभी फिर से चल रहा है। और बीच में इजराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेज रहा। इसमें हुती रेबेलियंस के बारे में आपको जानना पड़ेगा। हुती रेबेलियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। तो अभी जो शाया मोहसिन जिंदानी को हम देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यमन जो है उसके नए प्रधानमंत्री ये बने हैं। क्या बने हैं? ही इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यमन, यानी कि जो यमन के अभी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफा को मंजूर कर लिया गया है, जिनका नाम था सलमान बिन ब्रेक। सलमान बिन ब्रेक हट गए हैं और शाया मोहसिन जिंदानी इस पद की शपथ ले चुके हैं। इसीलिए शाया मोहसिन जिंदानी जो है सलमान बिन ब्रेक
के रेजिग्नेशन का एक्सेप्ट होने के बाद नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सो क्या है, एक मेजर पॉलिटिकल चेंज आया है इंडिया के लिए। एक इंपॉर्टेंट कंट्री है यमन, भारत के यमन के साथ कई सारे समझौते हैं, इसलिए टॉपिक हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में या जियोपॉलिटिकल इश्यूज में याद रखना पड़ेगा, राइट। तो हुआ क्या है, सऊदी बैक्ड एक प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल पीएलसी है। ये प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल इंपॉर्टेंट होगी, यहां पर इसको हम जानते हैं। ये 2022 एडी यानी कि 2022 ईस्वी में बनाई गई थी, यानी आज से 3 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी, राइट। इसकी स्थापना की गई थी और क्यों की गई थी, उस टाइम पर अब्दुल रब्बो मंसूर हादी नाम के राष्ट्रपति थे यहां पर, अब्दुल रब्बो मंसूर हादी, अब्दुल रब्बो मंसूर हादी नाम याद रखना। इन्होंने अपना रिजाइन जब किया था, इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, तो इन्होंने पीएलसी को एक्सेप्ट करते हुए ही अपना रेजिग्नेशन दिया था और उन्होंने डिक्लेरेशन किया था यमन में कि आज के बाद यमन की सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण, 100% नियंत्रण पीएलसी के पास होगा, जो प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है। अब ये प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल है क्या, दरअसल ये एक बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है। बैक्ड मतलब इसको एक समर्थन प्राप्त है। किसका समर्थन प्राप्त है, 2 कंट्रीज हैं, अरब संप्रदाय में आने वाले 2 बड़े ही ताकतवर देश माने जाते हैं जो अरब संप्रदाय के, उनमें सबसे पहला देश है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब इसे बैक करता है पीछे से, प्लस यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो भी इसे एक बैक करता है, मतलब इसे मजबूती देता है। तो इन दोनों ने मिलकर के इसे बनाया था, ये दोनों ही इसे कंट्रोल करते हैं। अभी हालिया तौर पर इस पीएलसी यानी कि प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल जो यमन के लिए बनाई गई थी, ये अगर आप इसको देखोगे तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, उनका नाम है राशिद अल अलमी, राशिद अल अलमी, है ना। तो राशिद अल अलमी जो हैं इसके प्रेसिडेंट हैं, यही तय करते हैं। ये टोटल 8 मेंबर्स की काउंसिल होती है। इस काउंसिल में यमन के पॉलिटिशियंस शामिल होते हैं, वहां के डिफेंस मेंबर्स जो टॉप पोजीशन पर बैठे हुए डिफेंस ऑफिशियल्स हैं वो शामिल होते हैं, वहां पर बैठे हुए कई बड़े ताकतवर लोग इसमें शामिल होते हैं। ये 8 पीपल मिलकर के विद द प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट मिलकर के तय करते हैं दैट हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर। और इस बार 2025 में प्राइम मिनिस्टरशिप की जो जिम्मेदारी है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसे दी गई है, शाया मोहसिन जिंदानी को दी गई है। और किसका रेजिग्नेशन हुआ है, तो वो रेजिग्नेशन हुआ है सलमान बिन ब्रेक का, राइट। तो हुआ क्या है बेसिकली कि 1990s की बात है, 1990 के दशक की बात है। 1990 के दशक में ऐसा कहते हैं, उस दौर में यमन नाम के इस देश के प्रेसिडेंट जो हुआ करते थे वो अली अब्दुल्ला सालेह थे। और अली अब्दुल्ला सालेह जो थे, उनकी जो गवर्नेंस थी उसमें बहुत सारा करप्शन फैल गया था। और ये करप्शन इस हद तक बढ़ गया था कि वहां के आम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और यमन नाम के इस देश में तकरीबन 35 से 40% जो शिया मुसलमान संप्रदाय रहता था वो इन चीजों से बहुत ज्यादा नाराज था। उनके पहले तो 2 इश्यूज थे, पहला तो ये कि सरकार में भ्रष्टाचार बहुत है, और दूसरा ये सुन्नी मत की सरकार थी जो अली अब्दुल्ला सालेह की थी। और उनके विरुद्ध इनके अभियान का सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि ये शिया मुस्लिमों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये जैदी शिया संप्रदाय था जो सबसे ज्यादा ईरान में पाया जाता है। तो ईरान से इनको फंडिंग मिली, स्पॉन्सरशिप मिली, और ईरान की गवर्नमेंट के सपोर्ट से यहां पर एक नया रिवेल शुरू किया गया, एक विद्रोह शुरू किया गया, एक मूवमेंट शुरू किया गया दैट बिकेम वायलेंट लेटर। वैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब इस मूवमेंट को एक टेररिस्ट एक्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। अमेरिका से लेकर के हर एक प्रोग्रेसिव नेशन या प्रोग्रेस नेशन इस पूरे रेवेलियन को पूरी तरीके से एक टेररिज्म, स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एक्ट मानता है जो ईरान द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। तो आज की डेट में यमन जो है उसमें 2 प्रॉब्लम्स चल रही हैं, 2 बड़े ग्रुप्स आमने सामने खड़े रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पीएलसी का काम क्या था कि जब अब्दुल रब्बो मंसूर हादी ने अपना प्रेसिडेंटशिप छोड़ी थी 2022 में, तो उन्होंने ये तय किया था कि अब से यमन जो है उसका पूरा कंट्रोल पीएलसी यानी प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल चलाएगी, जो सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कंट्रोल में रहेगी। और ये क्या करने वाली है कि दरअसल इसका काम है कि यमन में फैले हुए सारे अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स और रूलिंग पार्टीज के सारे लीडर्स को एकजुट करना, ताकि वो यमन में इस मूवमेंट को अगेंस्ट में जा सके। ये मूवमेंट है क्या, असल में इस मूवमेंट की शुरुआत 1990s के डिकेड में की गई थी यमन की गवर्नमेंट के खिलाफ। और इस मूवमेंट का जो ओरिजिनेटर था, इसका जो फाउंडर था, उसका नाम था हुसैन अल हूती। तो हुसैन अल हूती जो है उसके नाम पर इस रेवेलियन का नाम पड़ा हूती रेवेल। तो ये जो रेबेल्स थे, जो हुसैन अल हूती के फॉलोअर्स बने हैं, वो हुसैन अल हूती के नाम पर ही हूती रेबेल्स कहे जाते हैं, यानी हूती विद्रोही कहे जाते हैं। इन हूती विद्रोहियों को बहुत सारे देशों ने अपनी तरफ से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में पहचान दे दी है या आइडेंटिफाई किया है। तो ये इनका इंडिकेशन जो है एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो हूती रेबेलियंस है ना।
अब ये जो हुती रेबेलियंस हैं, ये कंटिन्यूअसली यमन में सरकार को यानी पॉलिटिकल कैओस लाने की कोशिश करते रहते हैं और इनको पूरा फंड ईरान से मिलता है। जाहिर सी बात है, ईरान से मिल रहा है तो अमेरिका इसको सपोर्ट करेगी। हुसैन हूती ने तब उस समय पर, अपने समय पर एक स्लोगन, एक नारा दिया था। दैट नारा क्या था? वो नारा था कि जो ईश्वर है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो अमर है, द गॉड इज ग्रेट, द अमेरिकन्स हैव डाइड, इजराइलीज हैव डाइड, ज्यूस पर लानत है, यहूदियों पर लानत है, और शिया सबसे बेस्ट हैं, शिया सदैव जिंदा रहेंगे। ये उनका नारा था। तो इस आधार पर उन्होंने, तो आप ये ध्यान रखिएगा, हुती रेबेलियन, क्योंकि पिछले 2 साल से कंटिन्यूअसली न्यूज में बने हुए हैं, हुती रेबेलियंस एक शिया मुस्लिम बाहुल्य का संगठन है, आप ये बोल सकते हैं समूह है। इट इज अ ग्रुप कम्स फ्रॉम दी शिया मेजोरिटी कम्युनिटी, और ये ज़ैदी शिया संप्रदाय है, राइट। ईरान इसको सपोर्ट करता है और पीएलसी इसका अपोज कर रहा है। तो उसी क्रम में आप देखा जाए तो एक और पॉलिटिकल अनरेस्ट आया है, एक चेंज आया है, जिसमें सलमान बिन ब्रेक ने रिजाइन किया है और शाया मोहसिन जिंदानी को प्रेसिडेंट बनाया गया है। कहां का बेटा? यमन का बनाया गया है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी पड़ेंगी। हुती रेबेलियंस के बारे में मैंने आपको बताया था, अभी कहानी सुनाई है, वो 2-3 चीजें याद रखिएगा। अच्छा, हुतीस को अंसार अल्लाह के नाम से जाना जाता है। अंसार अल्लाह का मतलब होता है भगवान या ईश्वर के समर्थक, गॉड के सपोर्टर्स, है ना। ये आर्म्ड रेबेलियन है, इस बात को ध्यान रखना पूरी तरीके से, और अपने आप को पॉलिटिकल ग्रुप भी बताता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करता है। हुतीस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि हुती इस समय पर सबसे एक्टिव रेबेल ग्रुप्स में माना जा रहा है दुनिया भर के। और रेड सी में तो इसने गजब आतंक मचाया था साहब, कितने तो शिप्स लूटे थे। तब इंडियन नेवी ने अपने 9 शिप्स को वहां पर तैनात करवाया था, सो दैट दे कैन प्रोवाइड द सिक्योरिटी टू द मर्चेंट शिप्स, राइट। तो भारतीय नौसेना यहां पर हुतियों के खिलाफ बड़े अच्छे अभियान, मतलब बड़े लेवल पर अभियान चला रही है। ये ज़ैदी शिया संप्रदाय है, which makes up approximate 35 to 40% of Yemen's Muslim population। यमन की जो मुस्लिम आबादी है उसमें 35 से 40% है। So the movement was founded in 1990s by हुसैन अल हुती, मैंने आपको बताया था, और हुसैन अल हुती के फॉलोअर्स ने इसको उन्हीं के नाम पर हुती रेबेल नाम दिया है, या हुती रेबेलियन नाम दिया है, राइट। सो हुती का भी मैंने यहीं पर आपको इंक्लूड करके दे दिया है पूरा का पूरा टॉपिक। सो दीज आर दी 4 टॉपिक्स वी हैव स्टडीज इन द टुडे क्लास। ये जो 4 टॉपिक पढ़े इन पर छोटे छोटे से क्वेश्चन है भैया, अगर 5 मिनट दोगे तो उन्हें भी पूरा कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका फिंके रिवर पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिंके रिवर। चलिए पहला पढ़ेंगे। पहला क्या है? इट इज कंसीडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है। साइंटिस्ट ने जियोलॉजिकल प्रूफ्स या एविडेंसेस के बेसिस पर तय किया है, क्योंकि ये लगभग 30 से 40 करोड़ साल पहले की नदी है। इट इज perennial river that flows year round। नो सर, ईयर पूरे ईयर नहीं बहती सर, पूरे ईयर नहीं बहती सर। ये सीजनल रिवर है, मैंने आपको बताया था सीजनल रिवर है। तो सीजनल रिवर होने के कारण ये सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाता है। सो ओनली 1 क्वेश्चन इज करेक्ट। ओके, पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट ही सही है। नेक्स्ट इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पोंडुरु खादी। पोंडुरु खादी के बारे में देख लेते हैं। इट इज मेड इन द श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट। सही है, पोंडुरु विलेज है, श्रीकाकुलम जिला है। The use of the fish jaws for cleaning the cotton is definitely कॉटन को साफ करने के लिए बोलुगा नदी के जो जॉज होते हैं, दांत होते हैं, जबड़े होते हैं, उनका उपयोग किया जाता है। ये एक यूनिक फीचर है इस खादी का। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा। थर्ड टॉपिक के लिए जो क्वेश्चन है, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सऊदी बैक्ड प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल। पीएलसी पर बेस्ड है। इट वाज फॉर्म्ड इन अप्रैल 2022, यानी अप्रैल 2022 में एस्टैब्लिश हुई थी। बिल्कुल सही है भाई, इसी टाइम पे एस्टैब्लिश हुई थी। और कैसे एस्टैब्लिश हुई थी मैंने आपको बताया था। अब्दुल रब्बो मंसूर हादी नाम के प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया था, और उन्होंने तब यूनाइटेड अरब अमीरेट्स और सऊदी अरेबिया द्वारा बैक किए जाने वाले इस ऑर्गेनाइजेशन को यमन की पूरी जिम्मेदारी दे दी थी। राशिद अल अलीमी इज द करंट चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल। ये भी सही है, मैंने आपको इनका नाम बताया है। सो देन अगेन बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। The last question for the last topic is read the following statements about the Houthi rebels. Ansar Allah. The Houthi rebels are primarily followers of Sunnis। अरे रे 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 ज़ैदी हैं, ज़ैदी शिया संप्रदाय के हैं भाई, ये गलत हो जाता है। This group originated in northern Yemen in 1990। सही है, उत्तरी यमन में ज्यादातर ये 1990 में विकसित हुए थे। तो इसके लिए सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होता है, पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, इसलिए ऑप्शन ए आता है। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। सो दीज आर दी 4 क्वेश्चंस एंड योर 4 टॉपिक्स, राइट। याद रखिए। अच्छा, अब यहां पर मैंने बताया फिर से टेलीग्राम को भैया जरूर चले जाइएगा और उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको इसके पीडीएफ मिलेंगे, इसके डिटेल सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे, सो दैट आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन हो जाएगा भैया। इसीलिए तो, और आपकी जो डेफिनेट रिवीजन मटेरियल वो तैयार हो जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा सीरियसली ले लेना है ना। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया है, और
अगर आपकी तरफ से कोई सजेशंस हो कि हम और क्या क्या आपके लिए ला सकते हैं तो हम वी विल ट्राई, सो यू कैन कॉल अस, यू कैन मैसेज अस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, राइट। चलो थैंक यू, अगले लेक्चर में फिर से नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे।